India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बता दें आपको कि अधिसूचना जारी की है। इसमें जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस अतुल एस चंदूकर शामिल है। ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई नियुक्तियां हैं और साथ ही जस्टिस एनवी अंजारिया हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें नवंबर 2011 में गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें जनवरी 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जस्टिस अतुल एस चंदूकर बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, जिन्हें जून 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इन नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है। 9 जून को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की सेवानिवृत्त होने पर एक और पद रिक्त हो जाएगा। तो बता दें आपको कि अब इन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या अभी 34 ही है। 9 जून को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के सेवानिवृत्त होने पर एक और पद रिक्त हो जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में संपत्तियों का ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ के समक्ष किया गया है, जिसने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने के लिए सहमति व्यक्त की है। सुल्ताना शहीन को ये याचिका दायर की है, जिनके पास इस इलाके में संपत्ति है। उनका दावा है कि वे वर्षों से संपत्ति की वैध मालिक हैं और PM उदय योजना के तहत कवर नहीं होने के कारण उनकी संपत्ति को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। PM उदय योजना दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने या मान्यता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 27 मई को उनकी संपत्ति पर 15 दिनों का निष्कासन ध्वस्तीकरण नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को बाटला हाउस क्षेत्र में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें उस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया था और अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बिना प्रभावित निवासियों को पर्याप्त और अर्थपूर्ण सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान को शुरू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन होगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, उपधारा 1E और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। उड़ीसा के IAS अधिकारी मनीष अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत उनके द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर दी गई है। मनीष अग्रवाल पर अपने पूर्व सहायक की संदिग्ध मौत के मामले में आरोप लगे हैं।
मनीष अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सहायता देवा नारायण पंडा को आत्महत्या के लिए उकसाया था। पंडा का शव 28 दिसंबर 2019 को मलकानगिरी जिले के एक बांध से बरामद किया गया था। अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें ट्रायल कोर्ट को अग्रवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और ट्रायल कोर्ट यानी कि ट्रायल को प्रभावित भी नहीं करेंगी। अग्रवाल को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा और अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग के मामले में आरोपी बता दें आपको कि तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख टी प्रभाकर राव को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति वी विनागरत्ना और न्यायमूर्ति सत्य शंकर की पीठ ने राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। टी प्रभाकर राव पर आरोप है कि उन्होंने विपक्षी नेताओं और हाईकोर्ट के जजों के फोन टैप करवाए थे। वे वर्तमान में अमेरिका में हैं और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। तेलंगाना पुलिस ने उन्हें मुख्य आरोपी बनाया है। उनके खिलाफ जांच भी शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा है कि राव को जांच में सहयोग करना होगा और उन्हें अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए 3 दिन के भीतर भारत लौटना होगा। ये मामला अब 5 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राव के पासपोर्ट को वापस करने का निर्देश दिया है जिससे कि वह भारत लौट सके और जांच में शामिल हो सके। ये निर्देश इस शर्त पर दिया गया है कि राव जांच में सहयोग करेंगे और अदालत के निर्देशों का पालन भी करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विश्वसनीय सबूतों की कमी के कारण बताई जा रहा है कि हत्या के दोषियों को बरी कर दिया है। खासकर बाल गवाहों की अविश्वसनीय गवाही को उजागर करते हुए कोर्ट के फैसले पर बाल गवाहों की योग्यता का ठीक से आकलन नहीं किए जाने का प्रभाव पड़ा है। बाल गवाहों की योग्यता सुप्रीम कोर्ट ने बाल गवाहों की योग्यता का आकलन करने के महत्व पर जोर दिया है। इससे पहले कि उनकी गवाही पर भरोसा किया जाए। विश्वसनीय सूत्रों की कमी। कोर्ट ने पाया है कि दोषियों को मृतक की हत्या से जोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। जांच में कमियां, जांच में गंभीर खामियां थी। आपको बता दें कि जिसमें महत्वपूर्ण सबूत जब्त नहीं करना और फॉरेंसिक जांच नहीं करना शामिल है। अविश्वसनीय गवाहों की गवाही, सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही असंगतियों और विरोधाभासों के कारण अविश्वसनीय पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग गवाहों को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है जो उनकी गवाही की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि बाल गवाहों की गवाही भरोसेमंद नहीं थी और इसीलिए दोषियों को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विश्वसनीय सबूतों की कमी और अविश्वसनीय गवाहता के कारण कोर्ट ने दोषियों को संदेह का लाभ दिया और उन्हें बरी कर दिया। में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार को आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए सार्वजनिक अभियोजकों को निर्देश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि ये आदेश गैर कानूनी है और इसके परिणाम स्वरूप 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार के पास आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए सार्वजनिक अभियोजकों को निर्देश देने के अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार केवल सार्वजनिक अभियोजक के पास है और वह भी अदालत की सहमति से। राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी किया था जिसमें सार्वजनिक अभियोजकों को 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए निर्देश दिया गया था। इन मामलों में कई प्रभावशाली व्यक्तियों सहित राजनेता भी शामिल थे। गिरीश भारद्वाज ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की जांच की और पाया कि राज्य सरकार के पास आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए सार्वजनिक अभियोजकों को निर्देश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि यह अधिकार केवल सार्वजनिक अभियोजकों के पास है, वह भी अदालत की सहमति से। कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए यह आदेश गैर कानूनी बताया और साथ ही अब राज्य सरकार को इस आदेश के परिणामों का सामना करना होगा। कोर्ट के इस निर्णय से ये स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार के पास आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए सार्वजनिक अभियोजकों को निर्देश देने का अधिकार नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को चुनौती दी थी और ये मामला अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित है। क्रिश्चियन मिशेल पर आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से में एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था और इस सौदे में कथित तौर पर 2,666 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मिशेल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई थी जिसमें से एक शर्त ये भी थी कि उन्हें अपने रहने के पते का पता बताना होगा। मिशेल ने इस शर्त को चुनौती देते हुए कहा था कि वे स्थानीय पता नहीं दे सकते हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें जमान कंडीशन पूरी करनी होगी और रहने के पते का बताना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर मिशेल जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर सकते हैं तो उन्हें जेल में ही रहना होगा। अब मिशेल की जमानत की शर्तें पूरी करनी होगी और रहने के पते का बताना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई है। बता दें आपको कि दरअसल जिसमें दिल्ली पुलिस को ऑनलाइन सामग्री को हटाने की शक्ति देने के खिलाफ चुनौती दी गई है। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस को इंटरनेट से सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार दिया था। PIL में तर्क दिया गया है कि ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक या हटाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, न कि दिल्ली पुलिस के पास। यदि सूचना संविधान और कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करती है। इसके परिणाम स्वरूप मनमाने ढंग से सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस PIL पर नोटिस जारी कर LG कार्यालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर में होगी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव ने CBI मामले में FIR को रद्द करने की मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि मामले में 2 जून से चार्ज फ्रेम शुरू करने पर बहस शुरू होने वाली है। इस मामले में 2004 से 2009 के बीच कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। बता दें आपको, और मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद 2020 में CBI ने FIR दर्ज किया, जो कि ये एक तरह से प्रताड़ित करना है। लालू प्रसाद यादव की ओर से कहा गया कि CBI ने मामले में लालू के खिलाफ जांच करने के लिए मंजूरी प्राप्त किए बिना मामले की जांच जारी रखी। वहीं CBI ने कहा है कि जिस मुद्दे को लालू यादव के वकील यहां उठा रही हैं, वह मुद्दा कोर्ट
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इस मामले पर 3 जजों की बेंच को सुनवाई करनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग पर दोनों पक्षों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं लोकपाल ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष माधवी बुच को भ्रष्टाचार के सभी आरोपी यानी कि सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि माधवीपुरी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। लोकपाल ने माधवीपुरी बुच के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि माधवीपुरी बुच ने अपने पद का दुरुपयोग करके अडानी समूह को फायदा पहुंचाया था। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा था कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। लोकपाल ने यह भी कहा कि माधवीपुरी बुच के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है जो उनके द्वारा भ्रष्टाचार करने की पुष्टि करें। माधवीपुरी बुच ने लोकपाल के आदेश का स्वागत किया और कहा कि वे हमेशा से ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करती आई हैं। उन्होंने कहा कि वे इस आदेश से संतुष्ट हैं और आगे भी अपने काम को ईमानदारी से करती रहेंगी। लोकपाल का ये फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता को दर्शाता है। ये निर्णय माधवीपुरी बुच के लिए राहत की बात है, उनके पेशेवर जीवन के लिए एक सकारात्मक संदेश भी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.